जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अपनी पांचवी मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। संविधान में आर्टिकल नंबर 29 और 30 इसी के अंतर्गत रखा है, अर्थात हम दो अनुच्छेद को पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, इसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 को हम देखते हैं, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, तो यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है अनुभाग, और अनुभाग शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है, परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों आएंगे। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों आएंगे, इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना। आर्टिकल नंबर 29 का हेडलाइन भले कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, लेकिन अनुभाग शब्द यहां पर क्लॉज 1 बताता है कि मात्र ये जो अधिकार की बात हो रहा है वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के लिए होगा। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 29 में केवल मात्र अल्पसंख्यक नहीं लिखा है, अल्पसंख्यक वाली कोई बात ही नहीं है। यहां पर जो क्लॉज को देखने से पता चलता है अनुभाग शब्द का प्रयोग है, और अनुभाग शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई कर दिया है कि यहां पर जो अनुभाग शब्द है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए ये लागू होगा। राज्य के अंतर्गत आने वाले ऐसे शिक्षण संस्थान जिनको सहायता प्राप्त है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 29 का क्लास 2 कहता है कि राज्य में जितने भी शैक्षणिक संस्थान है और जिनको सहायता प्राप्त है, राज्य द्वारा संचालित है, वहां पर धर्म, जाति और भाषा, 3 पॉइंट के आधार पर, पहला धर्म, दूसरा जाति और तीसरा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं होगी। हम आर्टिकल नंबर 15 को देखते हैं, तो वहां पर 5 आधार है जिसके ऊपर भेदभाव निषेध है। पहला है जाति, धर्म, तीसरा है क्या चीज, मूल वंश, चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान। तो यहां पर 3 पॉइंट है। धर्म के आधार पर, किस कोई भी धर्म का व्यक्ति है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, फारसी है, जैन है, तो उसको धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोक नहीं सकते। दूसरा है जाति को देख करके, तीसरा भाषा, भाषा के आधार पर। तो यहां पर नया शब्द जुड़ा है भाषा, जो आर्टिकल नंबर 15 में नहीं है, अलग है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 29। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार। तो यहां पर स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। अल्पसंख्यक शब्द को यहीं पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल जो क्या चीज है, संस्थान खोलने की उनको अधिकार है, साथ ही साथ उसमें प्रशासन करने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी मनपसंद, अपने रुचि के अनुरूप वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं तथा उसमें प्रशासन कर भी सकते हैं। राज्य ऐसे शिक्षण संस्थानों का संपत्ति का अर्जन, क्लॉज 2 कहता है, करता है, तो इसके लिए पर्याप्त मुआवजा की प्रावधान है। अब यहां पर स्पष्ट रूप से हमको समझना पड़ेगा संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स था। मूल संविधान में ये 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में हटा दिया गया। ये संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। संविधान के अंदर जो भी है वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में स्वरूप क्या है, तो संवैधानिक है और विधिक अधिकार है। इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको कहां ले गया, 12 भाग 12 में, भाग 12 और आर्टिकल नंबर 300 क में यहां स्थापित कर दिया, और एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार दे दिया गया।
क्योंकि ऐसे करने के पीछे है कि देश का कोई भी नागरिक जो है अथाह संपत्ति अर्जित कर लेगा और दूसरी ओर क्या हो जाएगी, संपत्ति का बंटवारा में दिक्कत होगी, अर्थ का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, यहां पर बहुत बड़ा असमानता क्रिएट हो रहा है। इस कारण से संपत्ति के जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार दिया गया। अगर मौलिक अधिकार होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता, किसी का अधिकार नहीं था संपत्ति को हम क्या कर सके, अधिग्रहण कर सके। राज्य भी नहीं कर पाती अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के प्रति संरक्षण देता है। अगर मान लो जाए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता तो सबसे बड़ी समस्या होती, हम उसको क्या नहीं कर सकते थे, अधिग्रहण नहीं कर सकते थे। अब देश में कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, कहीं पर बड़ी हाईवे निकालना है, कहीं पुल बनाना है, तो कहीं रेलवे लाइन बिछानी है। ऐसे कंडीशन में सरकार वहां कैसे बिछाएगी, क्योंकि जमीन तो लोगों के पास है, संपत्ति को मौलिक अधिकार के अंतर्गत बड़े बड़े लोगों के पास है, तो सरकार क्या करेगी, ऐसे जमीन को अधिग्रहित कर लेगी। लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत रहेगा तो अधिग्रहण हो पाएगा क्या, वो तो कोर्ट चले जाएगा। इसीलिए संविधान संशोधन करते हुए इस बात को ध्यान में रखा गया कि अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या किया जाए, हटाया जाए। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसमें भाग 3 में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, आर्टिकल नंबर 19(1)(च) और आर्टिकल नंबर 31, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया क्या, भाग 12 में, और आर्टिकल नंबर 300 में इसको क्या कर दिया गया, पुट कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्या हो गया, एक विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस चीज को याद रखना, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो क्या है, विधिक अधिकार है। विधि मतलब सरकार आपकी संपत्ति को कानून बना करके क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगी। तो राज्य ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पर अल्पसंख्यक लोग अपना शिक्षण संस्थान स्थापित किया है रुचि के अनुसार से और प्रशासन कर रहा है, तो वहां जो भी संपत्ति को अगर सरकार को अर्जन करना है, अधिग्रहण करना है, तो इसके लिए पर्याप्त मुआवजा का प्रावधान है। और ये जो आर्टिकल नंबर 32 जो है, क्लॉज जो है, कब जोड़ी गई, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो 44वें संविधान संशोधन बार बार हम पढ़ रहे हैं कि 1978 में, इसको याद रखना। आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30 जो कहता है वह क्या है, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है किसी भी प्रकार का आर्थिक पैकेज देता है, जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों को या को प्रदान करता है, तो वैसे ही दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक को देखेगा। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अगर कोई आर्थिक सहायता देना है तो वहां पर भेदभाव होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 30 का तीसरा पॉइंट करता है, राज्य अगर आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है किसी भी शिक्षण संस्थानों को, तो अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। अब अल्पसंख्यक लोगों को जो ये सुविधाएं प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंतर्गत, तो दूसरों को प्रदान नहीं किया गया है। तो यहां पर अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष सुविधा देने के आधार पर नहीं किया गया है। इस चीज को याद रखना। जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में, खास करके जो आर्टिकल नंबर 30 में जो सुविधाएं प्रदान किया गया है, समझ में आ रहा है, वो विशेष सुविधा नहीं है, उनके प्रति विशेष भाव नहीं है। सुविधा भले विशेष है, लेकिन उसको इसलिए अधिकार दिया गया है कि उसके अंदर हीन भावना क्रिएट ना हो और बहुसंख्यक वर्ग के उसके बराबरी पर लाया जा सके, उनको बहुसंख्यक वर्ग के लेवल पर लाया जा सके। बहुसंख्यक वर्ग के बराबरी में लाने के लिए ये सुविधाएं प्रदान किया गया है, ना कि उनको विशेष सुविधा प्रदान किया गया है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना, क्योंकि ये बात बहुत बार कई लोग उठाते हैं कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है समानता के अधिकार के विपरीत है, किसी धर्म के आधार पर उसको विशेष सुविधा नहीं देना चाहिए। लेकिन यहां पर इस बात को संविधान बनाने वालों ने स्पष्ट रूप से तौर पर कहा है कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में जो भी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात होगी, वह के उनको विशेष सुविधा देने के आधार पर नहीं है,
उनको बहुसंख्यक वर्ग के बराबरी में लाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही। तो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों में एक बात और है, आरक्षण की व्यवस्था को देखते हैं। राज्य द्वारा पोषित सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अल्प आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो लोग अगर शिक्षण संस्थान को संचालित किया है तो वहां पर प्रवेश में आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना। अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षण संस्थान है वो 3 प्रकार से हैं। एक तो राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त और सहायता प्राप्त वाले शिक्षक, एक दूसरा है मान्यता। पहला है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, जिसमें उसको आर्थिक पैकेज भी दिया जाता है, ऐसे शिक्षण संस्थान। दूसरा है केवल मान्यता प्राप्त, केवल मान्यता। तो यहां पर आर्थिक सहायता प्लस मान्यता दोनों है। एक प्रकार के शिक्षण संस्थान वे होंगे जिनको मान्यता भी प्राप्त है, साथ में सहायता भी प्राप्त है। दूसरे प्रकार की केवल मान्यता प्राप्त। और तीसरा प्रकार का शिक्षण संस्थान हो सकता है न तो उनको आर्थिक सहायता मिलता हो, न तो उनको आर्थिक सहायता और न ही मान्यता प्राप्त। तो 3 प्रकार के अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थान होगी। एक जिसको राज्य आर्थिक सहायता और मान्यता दोनों प्रदान की है, दूसरे प्रकार का केवल मान्यता बस प्राप्त हो, और तीसरा है न तो उनको आर्थिक सहायता प्राप्त है न ही मान्यता प्राप्त। तो पहले और दूसरे नंबर के ऊपर जो है राज्य सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जो अपनी शिक्षण संस्थानों में जो नियम कानून लागू करता है, जैसे पाठ्यक्रम हो और एजुकेशन जो मानक है, शैक्षणिक मानक है, सफाई है, पाठ्यक्रम है, और वहां जो स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया है, वो सारा नियम पहले और दूसरे प्रकार के शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त, चाहे वो अल्पसंख्यक के लिए हो और केवल मान्यता प्राप्त हो, ये दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों में राज्य का पूरा पूरा नियंत्रण होगा, जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों में होती है। लेकिन तीसरे प्रकार का जो शिक्षण संस्थान होगा, जिसको अल्पसंख्यक वर्ग जो है स्थापित किए हैं, जिनको न तो आर्थिक सहायता मिलता और न किसी प्रकार से मान्यता, तो यहां पर सामान्य विधि के अनुसार से यहां पर क्या होगा, प्रशासन होगा, सामान्य विधि पालन होगा। सामान्य विधि के अनुसार से इसको नियंत्रित किया जाएगा और पहले और दूसरे में पूर्ण रूप से नियंत्रण होगी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। तो ये हो गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण और उनके शिक्षा संबंधी अधिकारों के व्याख्या आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंतर्गत। और यहां पर एक चीज को और ध्यान देने वाली बात है कि अल्पसंख्यक को हम क्या किए हैं, विशेष रूप से सुविधा प्रदान नहीं किए हैं, उनको बहुसंख्यक के बराबरी पर लाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। तो आज के हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।